वाटरसा कंपनी ने रिसेंटली जो हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है उसका पहला दिन का कुछ कोडिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी एक टेस्ट दिया था, उसमें से कुछ सेट का आंसर मेरे पास भी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बताया गया है विवेक हैज़ टू स्कैनर इन हिज शॉप to scan the documents of a customer. When a customer comes to his shop, they give X number of documents to scan. Also, Vivek knows T1 and T2, the time taken by the scanner 1 and scanner 2 to scan a single document respectively, and X is the number. यहाँ पर इनपुट में पहला जो टू है उसका मतलब है टाइम टेकन बाय स्कैनर 1 टू स्कैन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। अब जो इनपुट है 4, इसका मतलब है टाइम टेकन बाय स्कैनर 2 टू स्कैन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो एन है इसका मतलब है यहाँ पर 10 डॉक्यूमेंट है जो हमें स्कैन करना है और उसका आउटपुट निकलेगा 14 जो है मिनिमम। चलिए अब हम कोडिंग पे आते हैं, कैसे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब उस कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बात बता दूं, अगर आपने वाटरसा की एग्ज़ाम देने वाले हैं अब तक नहीं दिया है तो आप यहाँ पर जो मैंने क्लास को एक पब्लिक स्पेसिफायर लगाया है, स्पेसिफायर को आप हटा दीजिएगा। वहाँ पर स्पेसिफायर क्लास में साथ जो स्पेसिफायर लगाया है अगर इसको लगाता रहेगा तो वो पर रन नहीं करेगा, इस पर आप स्पेसिफायर को हटा दीजिएगा। चलिए आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेन फंक्शन को लिखते हैं। अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। स्कैनर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्कैनर के लिए कोई पैकेजेस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमें पैकेजेस को डिक्लेयर कर लेना होगा। पैकेजेस को मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब ये ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें इनपुट लेना है, जो स्कैनर 1 का जो कितना टाइम लेता है वो इनपुट हमें अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेना है। अब स्कैनर 2 का जो टाइम है 4 मिनट, और हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इनपुट लेंगे। ये तो इंटीजर है इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर लगाते हैं। अब आया जो हमें कितना डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो भी तो इंटीजर है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं उसे भी यहाँ पर इनपुट लेंगे। और एक बात जो मैंने बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो ये है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो यूज़र को इनपुट देना होता है। अगर आप ऐसे ही किसी वैल्यू को डिक्लेयर कर देंगे तो वो पहला जो टेस्ट केस है एग्जाम्पल का वो रन हो जाएगा, लेकिन इनबिल्ट जो टेस्ट केस है वो रन नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को यूज़र के थ्रू ही इनपुट देना होगा। अब हम जो यहाँ पर इंटीजर का है, स्कैनर का टाइम है और जो जितना नंबर है डॉक्यूमेंट्स का नंबर है, अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू ही पास करवा देंगे। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमने फंक्शन को क्रिएट नहीं किया इसीलिए वो दिखा रहा है।
देखिए मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। चलो आगे की कोड करते हैं। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज करना है s1 के साथ, और यहाँ पर b भी डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे s2 के साथ। अब हम इफ लूप लगाएंगे और चेक करेंगे क्या a b से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमें इसको स्वैप कर देना होगा, a को b। अगर फिर से यहाँ पर एक रद्द कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जो स्वैप का जो फंक्शन है वो भी डिक्लेयर नहीं किया। चलिए उसे भी डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए अब स्वैप को डिक्लेयर कर देते हैं, स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करेंगे। जो पैरामीटर है वो भी दे देंगे, a टीचर b। अब देखिए जो प्रॉब्लम हो रहा था, एरर आता वो नहीं आ गया। अब हमें एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसे मैं नाम देता हूँ टेम। के बाद अब वैल्यू को हम स्वैप करेंगे टेम के थ्रू। पहले टेम को इनिशियलाइज करेंगे a के बाद, उसके बाद a को डिक्लेयर इनिशियलाइज करेंगे b के साथ, उसके बाद b को इनिशियलाइज करेंगे टेम के साथ। चलिए अब वैल्यू तो स्वैप हो गया, उसके बाद की कोड अब करते हैं। अब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम इनपुट देंगे। पहला इनपुट था 2, उसके बाद था 4 और उसके बाद था 10। देखिए मेरा आउटपुट आ गया है 14। तो मेरा पहला कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे कोड पे जाएं। कोड को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर यूजर का थोड़ा हम इनपुट लेंगे, उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे मिनी टाइम, उसके अंदर पैरामीटर देंगे। ये जो 3 इनपुट लिया है उसको यहाँ पर मिनी टाइम को हम डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक के साथ। अगर आप स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करोगे तो एरर आएगा। और हम सबको इंटीजर के साथ डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो फंक्शन लगाया है स्वैप, वहाँ पर हम टेम्पररी वेरिएबल की तरह उसको पलट देंगे। ए की जो वैल्यू है उसको बी कर देंगे, बी की वैल्यू जो है ए कर देंगे, अगर यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो। ये पूरी पहला कोडिंग का आंसर। अब हम दूसरे कोडिंग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैक्स फ्रेंड जिल challenges him, telling him that he can say the sum of all divisors of any number n with his mental calculation trick. Jack cannot check Jill's calculation by manually calculating them for each number. So Jack plans to develop a program that gives him the sum of all divisors for the given number of input. Help Jack in writing the program. यहाँ पर इनपुट दिया गया 12 नंबर का जो डिविजर्स है उसके साम हमें निकलना है और उसका आउटपुट आएंगे 28। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 12 का जो डिविजर होता है 1 2 3 4 6, और यहाँ पर जो 12 लिखा गया 12 खुद से ही खुद का एक डिविजर है, तो उसे भी हम यहाँ पर सम करेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया था कि 12 का प्रॉपर डिविजन निकलना है, यहाँ पर सिर्फ 12 का डिविजर बोला गया। तो हम इसको 12 नंबर को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन के कोडिंग सेक्शन पे हम आ चुके हैं। पहले हमारा जो गलती हुआ था, हमने कोई पैकेजेस डिक्लेयर नहीं किया था, तो पहले ही पैकेजेस को डिक्लेयर कर देते हैं। import java.ap.scanner इनपुट हम डिक्लेयर कर चुके हैं, सॉरी पैकेजेस को डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हम मेन फंक्शन पे जाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग देंगे args। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर के थ्रू और ऑब्जेक्ट रेफरेंस देंगे obj। हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्कैनर फिर से देंगे, उसके अंदर देंगे system.in। और गलती हुई बना, अब ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट लेंगे
integer input equal to object dot next integer फॉर लूप लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमें डिविजन का सम कैलकुलेट करके देगा। सम इक्वल्स टू 0। हम फॉर लूप पे जाएंगे, आई इक्वल टू 0 से नहीं, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। आई लेस देन इक्वल्स टू देना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रॉपर डिवीजन नहीं कहा, प्रॉपर डिवीजन नहीं बोला था, ओनली डिवीजन बोला था। तो 12 का एक डिवीजन 12 खुद ही है, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू देना ज़रूरी है। आई प्लस प्लस, उसके बाद एक इफ लूप लगाएंगे, अपन नंबर मॉड्यूलो आई डबल इक्वल 0 कंडीशन चेक करेंगे। उसके अंदर देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब फॉर लूप के बाहर हमें सम को प्रिंट करना होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम। प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा क्या आता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इनपुट देंगे 12, देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है 28। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 5x5 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 1 का मतलब है लैंड और 0 का मतलब है वाटर। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये सराउंड बाय 0, दैट मीन्स 1 इज एन आइलैंड। यहाँ पर भी 1 है जो सराउंडेड बाय 3 0, दैट मीन्स इट ऑल्सो एन आइलैंड। और यहाँ पर जो 1 है ये 1 इन ए रो में है, एक लाइन में है यहाँ पर। तो इन सब को एक कनेक्ट करके हम एक और आइलैंड बना सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कितने आइलैंड हुआ, 3 आइलैंड हुआ। हमें इसे ही कोडिंग में करना है। अब चलिए कोडिंग करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन कोडिंग सेक्शन पे आ चुके हैं। तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्कैनर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस देंगे ओबीजे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद फिर से स्कैनर। अब यहाँ पर हमें रो और कॉलम का इनपुट लेना है वो यूजर के थ्रू। तो यहाँ पर रो को डिक्लेयर करेंगे, रो ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंटीजर, कॉलम को भी इसी तरह हमें डिक्लेयर करना है। तो हमें रो और कॉलम के लिए इस जगह तो इनपुट ले लिया चुका है, लेकिन हमें इसे अभी तक भी इसका डेटा टाइप के थ्रू डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमें इसके यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसलिए क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें रो और कॉलम को बाद में भी एक्सेस करना है और एक्सेस करने में आसानी होगी। इसीलिए हमें क्लास के अंदर मेन फंक्शन के बाहर हमें इसे डिक्लेयर करना है, रो एंड कॉलम। अब हमें एक 2D एरे डिक्लेयर करना है क्योंकि हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए 2D एरे चाहिए। और एरे को इंटीजर के थ्रू डिक्लेयर किया है, माई एरे। एरे के नाम दिया है जैसे वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमें रो और कॉलम जो इस जगह तो इनपुट लिया है वो दे देना है। फॉर लूप क्रिएट करेंगे, मतलब मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का वैल्यू को हम लोगों को इनपुट लेना है। तो
इस फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप क्रिएट करना है। अब हम मैट्रिक्स के अंदर इनपुट क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हमें एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आइलैंड के नाम से। आइलैंड ऑब्जेक्ट डिफाइन है आई न्यू कीवर्ड एंड देन आइलैंड। तो अब हमें तो आइलैंड का काउंट करना है, तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करेंगे। जो उसका जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होगा और यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन का नाम देंगे काउंट आइलैंड और इसके अंदर पैरामीटर लगाएंगे, एरो को काटेंगे मतलब मैट्रिक्स को देंगे, उसके बाद देंगे रो को, उसके बाद देंगे कॉलम नंबर को। तो अब देखिए यहाँ पर रेड कलर का हो चुका, मतलब अभी तक यहाँ पर कोई एरर है, हमने अभी तक कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं काउंट आइलैंड। अब इसके अंदर पैरामीटर को पास करेंगे, पैरामीटर देंगे रो और कॉलम दिया हुआ है। तो एक कोडिंग पहले तो कोडिंग से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद रन करके देख लीजिएगा। के अंदर देंगे रो और यहाँ पर कॉलम। वेरिएबल लेंगे काउंट का और उसे इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। फॉर लूप चलाएंगे, इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन रो पर जाएंगे, इसके अंदर फिर एक फॉर लूप लेंगे और पर जे के थ्रू जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन, फिर कॉलम देंगे जे प्लस प्लस। अब हमें इफ लूप के अंदर एक चेक करना होगा, अगर ये जो पोजीशन है आई और जे मैट्रिक्स का जो पोजीशन है वो चेक हुआ है या नहीं, मतलब उसका जो इनपुट है वो 1 है एंड वो अभी तक विजिट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक फेस से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एरे को पास करेंगे जो हमने उसे यहाँ पर इस पैरामीटर के थ्रू डिक्लेयर किया है। उसके बाद रो आई को देंगे, जे को देंगे एंड विजिटेड जो एरे है उसको हम यहाँ पर पास करेंगे।
अब यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, इसके बाहर आके हमें रिटर्न काउंट को रिटर्न करना है, रिटर्न काउंट। चलिए अब dfs फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। अब जो एरे है एम, हम यहाँ पर इसको इंटीजर के साथ इनिशियलाइज करते हैं। आई है उसको रो देंगे, रो नाम देंगे, और पर जो जे है उसको नाम देंगे कॉलम। अब और जो विजिटेड एरे है उसको हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दो फेज से हमें एरे क्रिएट करना होगा, इसका नाम होगा रो एंड वी आर इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अब इस एरे में हमें वैल्यू इनपुट करना है -1 -1, उसके बाद फिर से -1 देना है, उसके बाद 0 देना है, फिर से 0 देना है। उसके बाद 1 देना है, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद फिर से 1। और फिर से एक एरे को हमें क्रिएट करना है, उसका नाम देना है कॉलम इन वी आर उसके अंदर एलिमेंट देना है 0 1 -1 1, फिर से -1, फिर से 0, फिर से 1। अब यहाँ पर विजिटेड कॉलम, पहले रो तो देना है, उसके बाद कॉलम से ट्रू करना है। फॉर लूप क्रिएट करना है, इंटीजर के इक्वल टू 0 के लेस देन 8 करना है, कि प्लस प्लस के देना है। यहाँ पर हमने इसको पहले इंक्रीमेंट किया है क्योंकि हमें इंक्रीमेंट वैल्यू पहले चाहिए। इसके अंदर एक इफ लूप क्रिएट करना है और फिर एक चेक करना है, इस फंक्शन क्रिएट किया है हमने इस सेफ नाम से। इसके अंदर पैरामीटर पास करना है, यहाँ पर जो एरे है एम, उसके थ्रू उसके बाद रो प्लस रो एन पी आर, इसका जो के एलिमेंट है ये दोनों हमें सम करना है। रो एन बी एरे का जो केथ नंबर पोजीशन है, केथ नंबर है, उसको इस रो के जो नंबर है उसके साथ सम करना है और फिर उसको हमें फॉरवर्ड करना है। उसके बाद कॉलम है, उसके बाद कॉलम इन वी आर एरे का केथ पोजीशन का जो वैल्यू है उसके साथ सम करने के उसे पैरामीटर के थ्रू पास करना है। उसके बाद हमें विजिटेड एरे भी पास करना है। अब इस इफ के अंदर हमें फिर से एक रिकर्सन फंक्शन यूज करना है, मतलब ये जो void जो फंक्शन है उसको हम फिर से डिक्लेयर करेंगे रिकर्सन फंक्शन के थ्रू। कॉलम प्लस कॉलम इन बी आर एरे का केथ पोजीशन सम फिर से सेम करना है।
अब फिर से विजिटेड जो एरे है उसको पास करना है। अब यहाँ पर देखिए इस जो फंक्शन है वो लाल रेड साइन में आ गया है कि हमने उस फंक्शन को अभी तक क्रिएट नहीं किया। तो फंक्शन को क्रिएट करते हैं। चलिए अब फंक्शन को क्रिएट करते हैं। बूलियन सिर्फ इसके अंदर एरे को डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पर जो रो प्लस रो एनपीआर का केथ जो पोजीशन है उसको सम जो है यहाँ पर हमें उस सम को नाम देना है रो। अब यहाँ पर सेम जो यहाँ पर कॉलम है और कॉलम एनवीआर का जो केथ पोजीशन का जो वैल्यू है उसका सम हमें यहाँ पर कॉलम में से यूज करना है। और जो विजिटेड एरे है उसको डिक्लेयर करना है। इसके अंदर हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है ठीक से लिखिए क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि हमने रो और कॉलम जो है कैपिटल में जो है इसे स्टैटिक में डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के बाहर, क्योंकि हमें इसे पहले उसके बाद भी हमें इसको एक्सेस कर पाए, इसीलिए हमने ऐसा किया था क्योंकि हमें अब इस जो रो और कॉलम का जो वैल्यू है उसे एक्सेस करना है, इसीलिए इसे स्टैटिक इंटीजर के थ्रू मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने। अब चेक करना है जो यहाँ पर जो रो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। उसके बाद ये जो रो है ये मेन जो रो लिखा है यहाँ पर इससे बड़ा है या छोटा, ऐसे बहुत फंक्शन हमें अभी तक चेक करना है। अब भाई कॉलम 0 से बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसे चेक करना है जो यहाँ पर कॉलम है वो स्टैटिक इंटीजर इस कॉलम से छोटा है या बड़ा। अब हमें चेक करना है एम जो एरे है मतलब मैट्रिक्स है इसका रो और कॉलम पोजीशन का वैल्यू 1 है या नहीं। एंड एट लास्ट नॉट इक्वल टू visited रो कॉलम। तो पूरा प्रोग्राम हमारा लिखा हो चुका है, हम लोग फिर से एक बार देख लीजिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। चलिए कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इनपुट देंगे तो क्या था, इनपुट 5 था रो के लिए, कॉलम के लिए भी 5 था। अब हमें मैट्रिक्स का इनपुट देना है 1 0 1 0 1। सेकेंड रो में 0 0 1 0 0। थर्ड रो में 0 0 1 1 0। फोर्थ रो में 0 1 0 1 0। फिफ्थ रो में भी 1 1 1 0 एंड 0। अब चलिए देखिए मेरा आउटपुट आ गया 3।
अब हम इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है, बहुत सारी ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनपुट पे देखिए। अब इनपुट दिया गया है एस डबल जी ट्रिपल वी जी डबल एस। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, ये जो ईच स्ट्रिंग दिया है, इस स्ट्रिंग के ईच कैरेक्टर का हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करके एक नया एरे क्रिएट करना होगा, उसके अंदर इसके ईच कैरेक्टर के पास उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना होगा। लेकिन एक और यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है, उसको प्रिंट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर इस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमने इसको प्रिंट नहीं करना है। उसके बाद जी का फ्रीक्वेंसी 2 है, उसके जी के बाद हमने 2 को भी प्रिंट करना है। वी का फ्रीक्वेंसी 3 है, तो वी पहले वी को प्रिंट करना है, उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी को भी प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी है, उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके लिए हमें उसको फ्रीक्वेंसी को प्रिंट नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक void main। अब इसके अंदर स्कैनर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे ओबीजे, न्यू कीवर्ड देंगे, उसके बाद फिर से स्कैनर को लिखेंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। अब जो इनपुट में स्ट्रिंग है उसको ईजर के थ्रू लेंगे, obj डॉट, जब इंटीजर था तो हमने नेक्स्ट इंटीजर यूज़ किया था, जो तो ये स्ट्रिंग है तो इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो फंक्शन है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे उसको डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पर रेड कलर का है, इसका मतलब हमने फंक्शन को अभी तक क्रिएट नहीं किया है। पहले फंक्शन को क्रिएट करते हैं। स्टैटिक void parent char स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। अब क्या करना होगा, हमें जब फ्रीक्वेंसी को काउंट करना होगा उसके लिए एक एरे क्रिएट करना होगा। नाम देखेंगे FRU की इक्वल टू न्यू टीजर, और उसके साइज कितना होगा, इसके साइज जो स्ट्रिंग के साइज होगा वही इसके साइज होगा। इसके लिए हमें करना होगा str डॉट लेंथ, जो फंक्शन है उसको यूज करना है। अब एरे का साइज भी इनिशियलाइज कर दिया गया। अब क्या करना होगा, अब हमें एक कैरेक्टर एरे लेना होगा, उस एरे में जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है उसे स्टोर करना है। उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करेंगे, टू कैरेक्टर एरे। ये जो फंक्शन है इसको हम यूज करेंगे। इस फंक्शन के थ्रू जो स्ट्रिंग का जो एलिमेंट था वो एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक लूप लेंगे, टीचर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, से एंड करेंगे। इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का यहाँ पर, अब i प्लस प्लस। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी जो एरे है उसके इनिशियल वैल्यू को पिक करना होगा, इनिशियलाइज कर दिया। अब एक नया फॉर लूप लेना होगा, वहाँ पर इंटीजर j को इनिशियलाइज करना होगा i प्लस 1 से, और इसको एंड करेंगे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वहाँ पर, स्ट्रिंग लेंथ पर
जे प्लस प्लस करेंगे। अब हमें एक इफ लूप लेना होगा, उसके अंदर एरे का जो ith एलिमेंट है चेक करना होगा, उसके ith एलिमेंट है उसके बाद का जो एलिमेंट के साथ वो मैच करता है या नहीं करता। अगर पहला वाला जो एलिमेंट है वो उसके बाद का जो एलिमेंट से मैच करता है तो हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेंगे, सॉरी इंक्रीमेंट करेंगे, और एरे जे को इसे फिर से 0 को दे देंगे, इसको वैल्यू को फिर से 0 दे देंगे। अगर पहला जो वैल्यू है वो उसके बाद के वैल्यू से मैच नहीं करता तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, लूप से निकल जाएंगे। अब फॉर लूप के बाहर हम एक नया फॉर लूप क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे एरे का ith पोजीशन का जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। हमें 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो इफ जो लूप है ये रन नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमें जो ith वैल्यू है एरे का उसे प्रिंट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो कैरेक्टर एरे हमने लिया था उसको ईच कैरेक्टर जो है उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब फिर से यहाँ पर एक इफ लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें बताया गया था अगर किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 है तो उसको हमें प्रिंट नहीं करना है, इसीलिए हम एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी उसका 1 है या नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप इफ जो है इसके अंदर जो कंडीशन लगाए तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका अगर किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं प्रिंट करेंगे, मतलब 1 को हम प्रिंट नहीं करेंगे। अगर 1 नहीं हुआ तो उसके तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अगर 1 नहीं हुआ, अगर 1 हुआ तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट नहीं करेंगे। अब चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब हमें इनपुट देना है। चलिए इनपुट देते हैं S+C+B_G.S। तो देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है। तो इस सेट का चारों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेट है ऐसी इसके तरह जहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम है। तो अगर सेम क्वेश्चन पड़ गया तो आ गया तो आसानी होगी करने में, या फिर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों ने अब तक एग्ज़ाम नहीं दिया उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको एग्ज़ाम देने में आसानी हो।